गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। उसमें तीन टाइप के सर्किट का डिस्कस किया था। टाइप वन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, टाइप टू और थ्री हमने कल के वीडियोज में डिस्कस किया था। तो हमने लास्ट टाइम बताया था कि जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो सर्किट, वो सारे सर्किट किस में आते हैं? ब्रांच वाइज मेथड में आते हैं। मतलब ब्रांच वाइज मेथड कहने का मतलब ये है कि अगर एक ब्रांच का रजिस्टर आपका R1 है तो उस ब्रांच का बहने वाला करंट I1 होगा। अगर दूसरे ब्रांच का में लगा हुआ रजिस्टर R2 है तो उस ब्रांच में फ्लो करने वाला करंट I2 होगा। इस तरीके से कुछ करंट होंगे जो केवल ब्रांच वाइज होंगे। तो ब्रांच वाइज कहने का मतलब ये है कि जो भी गिवन करंट होगा उस पर्टिकुलर ब्रांच के लिए होगा। मतलब उस पर्टिकुलर ब्रांच में अगर R1 जुड़ा है तो R1 के लिए, R2 जुड़ा है तो R2 के लिए, R3 जुड़ा हुआ है तो R3 के लिए है। इस तरीके से ब्रांच वाइज होता है। अब उसी केवीएल केसीएल की हेल्प से एक एडवांस मेथड फाइंड आउट किया मैक्सवेल ने, जिन्होंने अपना नाम दे दिया मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ। तो मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ में क्या बताया गया है कि मैक्सवेल करंट ने इन्होंने देखा कि अगर हम लोग ब्रांच वाइज करंट एज्यूम ना करें, यहाँ पे मेश वाइज या लूप वाइज करंट एज्यूम करें, ठीक? क्योंकि नंबर ऑफ मैसेज या नंबर ऑफ लूप जो होगा वो नंबर ऑफ ब्रांचेस की अपेक्षा कम होगा। क्लियर है बात? क्या बताया जा रहा है कि जो नंबर ऑफ मैसेज होंगे या नंबर ऑफ जो लूप होंगे किसी गिवन सर्किट में, वो क्या होगा? नंबर ऑफ ब्रांचेस से कम होगा। तो ब्रांच वाइज करंट में क्या होगा कि नंबर ऑफ ब्रांच वाइज करंट मेथड में कि नंबर ऑफ करंट आपको ज़्यादा जूम करना पड़ेगा। और मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग करंट लॉ में क्या बताया गया है कि जो नंबर ऑफ मैसेज है, नंबर ऑफ लूप है, वो नंबर ऑफ ब्रांचेस की अपेक्षा कम होगी। तो अगर हम इन्होंने ये मेथड फाइंड किया कि अगर हम लोग क्या करें कि जो करंट का अजम्पशन है वो हम लोग ब्रांच वाइज ना करके लूप वाइज या मेश वाइज करें, तो भी हमारा वो केवीएल और केसीएल की हेल्प से सर्किट की एनालिसिस पूरी तरीके से हो सकती है। ठीक? तो इन्होंने ये लॉ ढूंढा, तो जिसके कारण इन्होंने इस लॉ को मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ आर करके इन्होंने दूसरा नाम दिया मेश आर लूप करंट मेथड, मेश आर लूप करंट मेथड। ठीक? तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि नंबर ऑफ करंट जो होंगे जिनका अजम्पशन आप करते हैं किसी भी सर्किट की एनालिसिस करते वक्त, वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो जिससे आपको क्या होगा, जो रिलेशंस फाइंड आउट करते थे आप केसीएल लगा करके अलग अलग जंक्शन पे, वो प्रोसेस आपका रिड्यूस हो जाएगा और वो प्रोसेस आपका घट के कम से कम हो जाएगा। ठीक? तो ये चीज को आपको देखना है। तो इस लूप वाइज में क्या करना है, पहला हम लोग पॉइंट स्टेप वन क्या करेंगे, ये देखेंगे एज्यूम करंट मेश ऑब्लिक लूप वाइज इन द गिवन नेटवर्क। क्लियर? पहला तो क्या कर लेना हमको, एज्यूम करंट मेश ऑब्लिक लूप वाइज इन द गिवन नेटवर्क, गिवन सर्किट, गिवन नेटवर्क, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक? नंबर टू क्या करना है आपको, if a current source given any one single mesh, then the assumed current of that mesh
that mesh is equal to the value of current source, either positive or negative sign। ठीक, पहला क्या बताया जा रहा है कि आपको इस मैटर में क्या करना है, एज्यूम करंट कर लेना है मेश वाइज, लूप वाइज इन द गिवन नेटवर्क। तो जितने भी मेश होंगे, लूप होंगे, उतने आपको करंट एज्यूम कर लेने हैं। नंबर 2 क्या बताया जा रहा है कि इफ अ करंट सोर्स गिवन एनी वन सिंगल मेश, कोई अगर करंट सोर्स दिया जा रहा है किसी सिंगल मेश में, देन द एज्यूम करंट ऑफ दैट मेश is equal to the value of current source either positive or negative sign, या तो पॉजिटिव साइन के साथ होगा या तो नेगेटिव साइन के साथ होगा। if a current source given between any two meshes पहला केस क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि सिंगल मेश, और दूसरा क्या बात कर रहे हैं, बिटवीन एनी टू मेसेज। इन दोनों पॉइंट पे ध्यान देना है। ठीक, बिटवीन एनी टू मेसेज देन the value of that current source will be equal to the resultant of that resultants of current assume currents of that two message। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि if a current source given between any two meshes। ठीक, तो जब कोई करंट सोर्स दिया हो किसी दो मेश के बीच में, देन द वैल्यू ऑफ दैट करंट सोर्स तब उस करंट सोर्स की दी हुई वैल्यू विल बी इक्वल किसके होगा, द रिजल्टेंट्स ऑफ द एज्यूम करंट्स ऑफ दैट टू मैसेज। ठीक, मतलब उन दोनों मैसेज में माने हुए एज्यूम करंट, मतलब एज्यूम किए हुए करंट का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो ये दो पॉइंट आपको एज ए नोट के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। इस पे पॉइंट आउट मतलब ध्यान रहना है कि अगर किसी सिंगल मेश में आपका कोई करंट सोर्स एक सिंगल मेश में पड़ रहा है, तब तो वो उस करंट सोर्स की वैल्यू उस मेश में माने हुए करंट के बराबर होगा, या तो पॉजिटिव साइन के साथ या तो निगेटिव साइन के साथ। कब पॉजिटिव साइन के साथ होगा, कब निगेटिव साइन के साथ होगा, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट
केस या नोट पॉइंट बताया जा रहा है कि इफ अ करंट सोर्स, अगर कोई करंट सोर्स दिया रह रहा है किसी दो मेश के बीच में, तो द वैल्यू ऑफ दैट करंट सोर्स, मतलब उस करंट सोर्स की जो वैल्यू होगी वो इक्वल किसकी होगी, रिजल्टेंट्स ऑफ टू ऑफ एज्यूम करेंट्स ऑफ टू मैसेज, मतलब जो उन दोनों मैसेज में जो एज्यूम करंट किया गया है उसके रिजल्टेंट के बराबर हो। ठीक, नंबर ऑफ मैसेज इक्वल टू नंबर ऑफ एज्यूम करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन फॉर दैट गिवन नेटवर्क। ठीक, ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं आपको जो ध्यान में रखने होंगे इस मैक्सवेल करंट सर्कुलेटिंग लॉ में, और जिसको हम लोग मेश करंट या लूप करंट मेथड कहेंगे। ठीक, पहला क्या करना है, एज्यूम करंट मेश वाइज या लूप वाइज कर लेना है गिवन नेटवर्क में। फिर ये ध्यान देना है कि कोई करंट सोर्स अगर दिख रहा है तो क्या वो सिंगल मेश में पड़ रहा है कि दो मेशेस के बीच में पड़ रहा है। अगर सिंगल मेश में पड़ रहा है तो उस करंट में माना हुआ, उस मेश में माना हुआ करंट उस करंट सोर्स के वैल्यू के बराबर होगा, या तो पॉजिटिव साइन के साथ या तो नेगेटिव साइन के साथ। दूसरा चीज ये बताया जा रहा है कि अगर करंट वही करंट सोर्स दो मैसेज के बीच में पड़ रहा है तो उन दोनों मैसेज में माने हुए करंट का जो रिजल्टेंट होगा वही वो रिजल्टेंट किया होगा उस करंट दिए हुए करंट सोर्स के वैल्यू के बराबर। क्लियर है, तो इस चीज का हमको ध्यान देना है। चौथा पॉइंट ये बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ मैसेज इक्वल टू, अगर हमारे सर्किट में नंबर ऑफ मैसेज 2 हैं तो नंबर ऑफ एज्यूम करंट भी 2 होंगे और उससे तैयार होने वाले इक्वेशंस भी 2 होंगे। इन पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना है और उसके बाद क्या कर देना है, एक एक कर करके सारे मैसेज में केवीएल अप्लाई कर देना है। और केवीएल अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ बताया गया कि नंबर ऑफ मैसेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस तैयार होंगे फॉर दैट गिवन नेटवर्क के लिए। तो अब देखें इस मेथड का यूज कैसे करते हैं। ठीक, इसको आप लोग पॉइंट आउट करते हुए नोट कर लीजिएगा, बाकी आगे बढ़ा जा रहा है। तो टाइप 1 इलेक्ट्रिक सर्किट की बात कर रहे हैं। ठीक, तो टाइप 1 सर्किट में हमने क्या ले रखा है कि 3 रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2, R3 और 2 वोल्टेज सोर्स हैं V1 और V2। ठीक, तो इस सर्किट को थोड़ा पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो देखेंगे ये पॉइंट 1 से स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स के बीच में ये सर्किट जुड़ा हुआ है या तैयार है। तो इसमें पार्ट 1 जो सर्किट का पार्ट 1 है उसको मेश 1 कह लेंगे, जो पार्ट 2 है उसको मेश 2 कह लेंगे। ठीक, मेश क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें भी क्लोज पाथ बनेगा, इसमें भी क्लोज पाथ बनेगा। ठीक, अब बात करेंगे क्या कि हमने बताया कि आपको जो करंट एज्यूम करना है इस मेथड में कैसे करना है, लूप वाइज या मेश वाइज। तो लूप मेश एक ही चीज है, और मतलब लूप को मेश कह सकते हैं लेकिन मेश को लूप नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे मेश वाइज एज्यूम कर लेंगे। तो पहले करंट का एज्यूम्पशन दिखाया गया क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में जो कि I1 है, और दूसरे मेश के करंट को भी दिखाया गया I2 जो कि क्लॉकवाइज है।
तो जब भी मेश करंट को आप दिखाएंगे किसी भी सर्किट डायग्राम में, तो मेश के भीतर दिखाएंगे, मतलब मेश के इनसाइड में दिखाएंगे, अंदर दिखाएंगे। ठीक, इसी तरह मेश 1 का करंट I1 होगा, इसी तरह मेश 2 के करंट को भी उसके उस मेश 2 के अंदर दिखाएंगे, वो I2 होगा। ठीक, और ये एरो हेड इसका ये बताइए किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इस तरह बनाए यानी कि क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है, इधर इसको भी स्टाइल में बनाए हैं तो ये भी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। ठीक, तो मेश वाइज मेथड में क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एक होता है कॉमन रजिस्टर। ठीक, नोट कर करके इसको ध्यान रखेंगे। कॉमन रजिस्टर, कॉमन रजिस्टर किसको कहते हैं, विच इज कनेक्टेड बिटवीन कॉमन रजिस्टर क्या होता है उसको बात करेंगे। कॉमन रजिस्टर विच इज कनेक्टेड बिटवीन एनी टू मेसेज, विच इज कनेक्टेड बिटवीन एनी टू मेसेज। तो अगर पूरे सर्किट में देखें, इस सर्किट में तो किसको कॉमन रजिस्टर बात करेंगे उसको समझेंगे। तो R1 कहाँ है, ये केवल इसका कनेक्शन केवल मेश 1 में है। R3 कहाँ है, इसका कनेक्शन केवल मेश 2 में है। लेकिन R2 कहाँ है, ये मेश 1 के साथ भी कनेक्ट है और ये मेश 2 के साथ भी कनेक्ट है। तो इस तरीके के रजिस्टर को कॉमन रजिस्टेंस कहेंगे। ठीक, कॉमन रजिस्टर कहेंगे जो कि मेश 1 के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेश 1 का जो पाथ है वो क्या होगा 1 2 5 6 1, इसमें भी जुड़ा हुआ है। और मेश 2 का पाथ क्या होगा 2 3 4 5 2, यानी कि इसमें भी जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए बताया गया कॉमन रजिस्टर वो रजिस्टर है विच इज कनेक्टेड बिटवीन एनी टू मैसेज, जो दो मैसेज के बीच में कनेक्ट हो उसी को कॉमन रजिस्टर कहता है। ठीक, तो पहले एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे और दूसरा पॉइंट ये रखेंगे। ठीक, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि कॉमन रजिस्टर carry two currents by each mesh, either in same or opposite direction। It depend on assumed current डायरेक्शन। ठीक, नंबर 2 में क्या बताया जा रहा है कि जो कॉमन रजिस्टर होगा, कॉमन रजिस्टर कैरी टू करेंट्स, मतलब जैसे अभी कॉमन रजिस्टर सर्किट में कॉमन रजिस्टर किसको बता रहे हैं हम लोग 2 को। तो ये ऐसे जो रजिस्टर होंगे जो कॉमन होंगे, जो कॉमन कहाँ होंगे किसी दो मेश के बीच में। जैसे R2 है 1 में भी पढ़ रहा है 2 में भी पढ़ रहा है, तो R2 जो होगा वो 1 में भी है और 2 में होने के कारण ऐसे केस में क्या होगा कॉमन रजिस्टर में दो करंट कैरी होंगे बाय ईच मेश, मेश 1 के कारण भी और मेश 2 के कारण भी, either in same direction or in opposite direction, इट्स डिपेंड ऑन द अज्यूम करंट डायरेक्शन। ये डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन आपने क्या मान रखा है, क्लॉकवाइज मान रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज मान रखा है। ठीक, तो ये दो पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देने हैं जो कि कॉमन रजिस्टर के लिए है। अब बात करेंगे कि केवीएल लगाने के लिए, तो अब आपको नंबर ऑफ मैसेज लिख लेना है। तो नंबर ऑफ मैसेज लिख लेना है, तो हमने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए इस मेथड से क्या बताया नंबर ऑफ मैसेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस।
नंबर ऑफ इक्वेशंस तैयार करने हैं। मतलब आपके पास अगर दो में से है तो दो इक्वेशंस तैयार करने हैं। और आपको आगे एक पॉइंट और बताया था, नंबर ऑफ एज्यूम करेंट। तो आपने ये कर रखा है कि दो मैसेज है तो दो करंट एज्यूम कर रखा है। तो तीन में से होता तो तीन करंट एज्यूम करते, चार होता तो चार करंट एज्यूम करते, तो लेकिन जितने नंबर ऑफ मैसेज है इस मेथड के तहत इतने ही करंट एज्यूम करेंगे। तो आपका नंबर ऑफ मैसेज दो है, दो एज्यूम कर लिए। अब आपको ये भी फंडा ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ मैसेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस तैयार करना है इस मेथड के तहत इस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपको नंबर ऑफ मैसेज में कौन कौन से हैं आपको, मेश वन आपने किसको मान रखा है, मेश वन आपने मान रखा है इसको, ठीक। तो पहला वाले का पॉइंट आउट कर लेते हैं, 1 2 5 6 1, ठीक। मेश टू किसको मान रखा है आपने, ये मान रखा है 2 3 4 5 2, इसको आपने मेश टू मान रखा है। अब आपको क्या करना है, एक एक कर करके केवीएल लगा देना। तो पहला लिखना है अप्लाई केवीएल इन मेश वन, ठीक। अब मेश वन का पॉइंट आउट कर रखा है आपने कि मेश वन कौन सा पॉइंट आउट कर रखा है, 1 2 5 6 1, मतलब ये पॉइंट आउट करने का मतलब आप इस डायरेक्शन में एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपके एनालिसिस का डायरेक्शन है और ये जो करंट है वो आपका मतलब करंट का डायरेक्शन है। ये जो एरो बता रहा है वो करंट का डायरेक्शन है और ये आपके एनालिसिस का डायरेक्शन मतलब आपके ऑब्जर्वेशन का डायरेक्शन है। तो यानी कि जब हम 1 से 2 चलेंगे तो 1 से 2 के बीच में क्या है, एक रजिस्टर जुड़ा हुआ R1, ठीक। एक रजिस्टर जुड़ा हुआ R1, उसमें करंट सर्कुलेट कर रहा है, उस मेश में एक करंट सर्कुलेट कर रहा है जिसको हम कह रहे हैं I1। तो I1 का सर्कुलेशन कैसा है, क्लॉकवाइज। और आप कैसे चल रहे हैं, तो जब ये क्लॉकवाइज चलेगा तो कैसे चलेगा, 1 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 1। और आप भी कैसे चल रहे हैं, 1 से 2, 2 से 5, 6 से 1, 5 से 6, 6 से 1, यानी कि आप भी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो जब हम 1 से 2 चलेंगे तो 1 से 2 के बीच में देखेंगे रजिस्टर R1 जुड़ा हुआ है और उसमें करंट फ्लो करने वाला करंट का डायरेक्शन भी क्या है, क्लॉकवाइज होने के कारण 1 से 2 होगा। तो 1 से 2 होगा। इन दोनों मेथड में, ब्रांच वाइज मेथड में, मेश वाइज मेथड में ये अंतर यही है कि इसमें करंट हम मेश में दिखाते हैं और ब्रांच वाले में क्या दिखाते हैं, ब्रांच पे, मतलब R1 पे करंट इस तरह से I1 दिखाएंगे, ठीक। तो ये पिछले कल वाले वीडियोज की बात है। आज वाले वीडियोज में क्या देख रहे हैं हम लोग, मेश वाइज। तो यानी कि जब हम मेश वाइज करंट एज्यूम करेंगे तो मेश के इनसाइड में दिखाएंगे करंट को। तो यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज होने के कारण ये भी 1 से 2 चलेगा और आप भी 1 से 2 चल रहे हैं। तो रजिस्टर के लिए बताया गया है कि अगर हमारा दिया हुआ डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होगा या एज्यूम किया हुआ डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन होगा तो रजिस्टर के लिए क्या लिखते हैं, माइनस I1। तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस I1 R1, ठीक। अब आपको क्या चलना है, 2 से 5 चलना है। तो 2 से 5 चलेंगे। जब 2 से 5 चलेंगे तो 2 के 5 में क्या, कौन सा रजिस्टर जुड़ा हुआ है, 2 से 5 के बीच में R2 रजिस्टर जुड़ा हुआ है। और R2 रजिस्टर क्या है, अभी आपको बताया, R2 रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जो मेश 1 और मेश 2 के साथ कॉमन है। कॉमन किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि मेश 1 के साथ भी जुड़ा हुआ है, मेश 2 के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो कॉमन रजिस्टर कौन सा है, R2 है। तो अब इसके कारण आपको यहाँ पॉइंट 2 में बताया गया कि जो भी ऐसे रजिस्टर होंगे जो कॉमन होंगे वो क्या करेंगे, कैरी टू करेंट, मतलब उसमें दो करंट जाएंगे बाय ईच मेश, दोनों मेश की वजह से, ठीक। दोनों वजह की मेश की वजह से उसमें दो करंट जाएंगे, आइदर इन सेम डायरेक्शन आ रही ना अपोजिट, या तो सेम डायरेक्शन में जाएगा या तो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। तो अब इस केस में देखें, इस केस में I1 का डायरेक्शन क्या होगा, R2 के लिए, और I2 का डायरेक्शन क्या होगा, R2 के लिए, ठीक। तो जब I1 का डायरेक्शन देखेंगे तो एक कैसा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज जब फ्लो करेगा तो कैसे चलेगा, 2 से 5 की तरफ, ठीक। I2 का डायरेक्शन क्या है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन जब ये मेश 2 में क्लॉकवाइज फ्लो करेगा तो ये कैसे चलेगा, R2 में जाने के लिए 5 से 2 चलेगा। तो यानी कि इस केस में क्या है कि दोनों जो करंट कैरी हो रहे हैं R2 में वो किस डायरेक्शन में है, सेम ना होकर करके अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। सेम ना होकर करके किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आपको किसके तहत, आपको किसके अनुसार देखना है, आपको जिस मेश की एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से देखना है। आप किस मेश की एनालिसिस कर रहे हैं, अप्लाई केवीएल इन मेश 1, यानी कि मेश 1 में केवीएल लगाने जा रहे हैं। तो मेश 1 में जब केवीएल लगाने जा रहे हैं तो इसकी एनालिसिस किस डायरेक्शन में चल रही है, 1 से 2, 2 से 5, यानी कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो 2 से 5 की तरफ है। तो 2 से 5 के डायरेक्शन में कौन सा करंट है, 2 से 5 के डायरेक्शन में जब करंट I1 सर्कुलेट करेगा तो 2 से 5 के रहेगा, लेकिन जब I2 R2 में सर्कुलेट करेगा तो 5 से 2 की।
यानी कि I1 आपके डायरेक्शन में और I2 आपके अपोजिट डायरेक्शन में, आपके ऑब्जर्वेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो हमने आपको बताया किसी गिवन रजिस्टर में जो करंट आपके ऑब्जर्वेशन के डायरेक्शन में होगा किसी रजिस्टर के लिए, उस केस में आप -IR लिखेंगे, और जो करंट आपके ऑब्जर्वेशन के अपोजिट होगा उस केस में आप +IR लिखेंगे रजिस्टर के लिए। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, -I1 R2, और इस करंट के लिए क्या लिखेंगे, +I2 R2। तो 2 से 5 वाला हो गया। अब आपको चलना है 5 से 6, तो 5 से 6 चलेंगे, कोई एलिमेंट नहीं है, पास करते हुए 6 पे आ जाएंगे। फिर 6 से आपको कहाँ चलना है, 1। तो 6 से 1 जब चलेंगे, तो 6 से 1 हम चलेंगे तो हमको एक दिखेगा बैटरी या वोल्टेज सोर्स। तो 6 से 1 बैटरी के लिए आपको बताया गया कि आपको जिस डायरेक्शन में भी मूव करना है करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हमेशा बैटरी का जो सेकेंड प्लेट का साइन होगा उसको चूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +V1 इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि 1 से चल कर करके 1 पे हम लोग पहुंच गए, इसलिए इक्वल टू 0। ठीक, अब जितने I1 वाले वैल्यूज हैं उनको एक साथ लिखेंगे, -I1 R1 प्लस R2 प्लस I2 R2 प्लस V1 0। तो हमने बताया नंबर ऑफ मेसेज से नंबर ऑफ इक्वेशन तैयार होंगे, तो पहले मेश से पहला इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसी तरह केवीएल लगाएंगे हम लोग, अप्लाई केवीएल इन मेश 2। ठीक, मेश 2 का पॉइंट क्या है, मेश 2 का पॉइंट यहाँ लिख रखा है आपने 2 3 4 5। तो 2 3 4 5, 2 क्या है आपका, कौन सा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। और इस मेश में माना हुआ जो करंट है I2, उसका एरो किधर दिखा है, उसका एरो हेड कैसे है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कि आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन और आपके माने हुए करंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, क्लॉकवाइज है। तो जब 2 से 3 चलेंगे, तो 2 से 3 के बीच में क्या जुड़ा है, R3 जुड़ा हुआ है। तो ये R3 क्या है, केवल मेश 2 में पड़ रहा है, यानी कि R3 में कौन सा करंट जाएगा, केवल मेश 2 का करंट जाएगा। तो मेश 2 का करंट क्या है, I2। तो क्या लिखेंगे, I2 का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज होने के कारण ये भी 2 से 3 जाएगा, यानी कि करंट का डायरेक्शन और आपके ऑब्जर्व करने का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, -I2 R3। 3 से 4 चलेंगे, 3 से 4 के बीच में क्या है, एक बैटरी सोर्स जुड़ा हुआ है। बैटरी सोर्स, वोल्टेज सोर्स जुड़ा होने के कारण आपको उसका डायरेक्शन किस तरह से लिखना है कि आप 3 से 4 चल रहे हैं, तो 3 से 4 चलेंगे तो सेकंड प्लेट क्या पड़ेगा, 3 से 4, पहला प्लेट पॉजिटिव से दूसरा प्लेट नेगेटिव, तो -V2। फिर आपको 4 से 5 चलना है, 4 से 5 के बीच में कोई एलिमेंट नहीं, पास करते हुए 5 पे आ जाना है। फिर आपको 5 से 2 चलना है। तो जब 5 से 2 चलेंगे तो देखेंगे कि 5 से 2 के बीच में आपका क्या पड़ रहा है, रजिस्टर R2 पड़ रहा है। और रजिस्टर R2 को इस सर्किट के लिए क्या कहा जा रहा है, कॉमन रजिस्टर। इस सर्किट के लिए क्या कहा जा रहा है, कॉमन रजिस्टर। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि विच इज कनेक्टेड बिटवीन एनी टू मेसेज, जो कि आपका किसी दो मेश के बीच में कनेक्ट है। किस दो मेश के बीच में, मेश 1 और मेश 2 के बीच में। तो ऐसा होने के कारण इसमें क्या होगा, दो करंट कैरी होगा, या तो सेम डायरेक्शन में या तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखेंगे कि मेश 2 में जो करंट जूम किया गया वो भी क्लॉकवाइज, और मेश 1 में करंट जूम किया गया वो भी क्लॉकवाइज किया गया है। ठीक, तो ये डायरेक्शन किधर जाएगा, I2 का 5 से 2 की तरफ, और ये I1 का डायरेक्शन किधर जाएगा, 2 से 5 की तरफ, यानी कि किस डायरेक्शन में आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब हम लोग एनालिसिस करेंगे तो एनालिसिस किधर, 5 से 2 की तरफ करेंगे, तो आपका ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन क्या है, 5 से 2। अब 5 से 2 के डायरेक्शन में क्या है, केवल I2 है, और I1 क्या है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। यानी कि I2 को हम किस में लिखेंगे, माइनस में, -I2 R2, और I1 को किस में लिखेंगे, प्लस में, I1 R2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आप 2 से चल कर करके 2 पे आ गए, यानी कि क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया। अब जो कॉमन है उसको कॉमन लेकर के लिख लेंगे, -R2 को R2 प्लस R3 लिख लेंगे, ठीक, प्लस I1 R1 लिख लें, R2 लिख लेंगे, प्लस -V2 लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो मेश नंबर ऑफ मेसेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। तो मेश 2 से तैयार हो गया इक्वेशन 2। तो आपको इस सर्किट के एनालिसिस करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, नंबर ऑफ मेसेज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। तो इस सर्किट में दो मेश हैं, तो यानी कि दो इक्वेशन चाहिए, तो इक्वेशन 1 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया, इक्वेशन 2 ये हो गया। तो इस तरीके से आपका सर्किट एनालिसिस के लिए तैयार हो जाएगा दो इक्वेशनों के हेल्प से।
तो इक्वेशन 1 क्या बता रहा है, मेष 1 का करंट बता रहा है। इक्वेशन 2 क्या बता रहा है, मेष 2 का करंट बता रहा है। और दोनों को इस तरीके से जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो इसमें अननोन वैल्यू होगा इक्वेशन 1 की हेल्प से और इक्वेशन 2 की हेल्प से, वो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। और जब अननोन वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो अननोन वैल्यू की हेल्प से अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया हुआ जाने वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो अगर पूछे जाने वाला क्वांटिटी करंट है तो वो फाइंड आउट हो जाएगा, पूछे जाने वाला क्वांटिटी वोल्टेज है तो वो फाइंड आउट हो जाएगा, पूछे जाने वाला क्वांटिटी पावर है तो वो फाइंड आउट हो जाएगा, पूछे जाने वाला करंट किसी पर्टिकुलर ब्रांच का करंट है तो वो भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज फाइंड आउट आप कर सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा रहा है कि R1 ब्रांच का, तो अब आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि करंट इन, मान लीजिए आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड करंट इन R1 रजिस्टर, या इसी तरीके से पूछा जा रहा है इन R2 रजिस्टर, या इसी तरीके से पूछा जा रहा है इन R3 रजिस्टर, ये सारा पूछा जा रहा है। ठीक, तो अब बात करेंगे कि जो करंट इन R1 होगा, I R1 किसको करें, जो R1 रजिस्टर में फ्लो करेगा। तो आपको ये इस हिसाब से आंसर देना है कि आपको देखना है कि R1 किस मेष में पड़ रहा है। तो R1 किस मेष में पड़ रहा है, जब आप देखेंगे तो R1 किस मेष में पड़ रहा है, R1 आपका मेष 1 में पड़ रहा है। यानी कि मेष 1 का जो करंट आपने अज्यूम कर रखा है वही R1 में फ्लो करेगा। आपको क्या देखना है कि जिस रजिस्टर में भी करंट पूछ रहा है उस रजिस्टर में, वो रजिस्टर किस मेष में पड़ रहा है। आंसर देने से पहले आपको क्या ध्यान देना है कि जिस रजिस्टर का करंट पूछ रखा है क्वेश्चंस में, वो ध्यान देना है कि वो रजिस्टर किस मेष में पड़ रहा है। तो आपका इस मेथड में आपको ये ध्यान देना है कि वो रजिस्टर किस मेष में पड़ रहा है। तो R1 रजिस्टर अगर मेष 1 में पड़ रहा है तो आपको अब सोचना है कि मेष 1 का करंट हमने क्या माना है, I1। तो जो मेष 1 का करंट होगा वही R1 ब्रांच का करंट होगा। अगर समथिंग कुछ एम्पियर आया है तो उसका उतना एम्पियर आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह IR2 की बात कर लें या IR3 बात कर लें, R2 अभी लास्ट में बात करते हैं। IR3 किसको कह रहे हैं, जो रजिस्टर R3 में करंट फ्लो होगा उसी को IR3 कहें, मतलब करंट इन R3 रजिस्टर, मतलब R3 रजिस्टर का करंट क्या होगा। फिर आपको बार बार बताया जा रहा है कि जिस रजिस्टर का भी करंट पूछा जाए आपको ये ध्यान देना है, आपको क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि वो किस मेष में पड़ रहा है। तो वो किस मेष में पड़ रहा है, R3 आपका पड़ रहा है मेष 2 में, R3 आपका पड़ रहा है मेष 2 में। अब आपको ये समझना है कि मेष 2 का करंट क्या है। तो मेष 2 का करंट क्या है, I2 मान रखा है आपने। I3 किस में पड़ रहा है, मेष 2 में, और मेष 2 का करंट क्या मान रखा है आपने, I2 मान रखा है। तो I2 मान रखा है तो यहाँ पे क्या दिखाएंगे कि ये R3 रजिस्टर मेष 2 में मतलब आने के कारण इस मेष का करंट I2 है, इसलिए R3 ब्रांच का करंट क्या हो जाएगा, I2 के बराबर हो जाएगा, इतना एम्पियर, इतना आंसर लिख देंगे। ठीक, ठीक, अब बात करेंगे थर्ड, करंट इन R2 रजिस्टर, करंट इन R2 रजिस्टर। तो R2 ब्रांच का करंट क्या होगा वो बात करेंगे। ठीक, तो हमने बताया R2 की पहचान कर लिया आपने कि R2 क्या है, कॉमन रजिस्टर है, और कॉमन रजिस्टर होने के कारण इसमें दो करंट होगा। ये कैरी टू करंट्स बार बार आपको ध्यान दिलाया जा रहा है कि जो भी आपको कॉमन रजिस्टर होगा उसमें दो करंट होंगे। ठीक, उसमें दो करंट होंगे, और दो करंट होने के कारण या तो उन दोनों करंट का डायरेक्शन सेम होगा या तो उनका अपोजिट होगा। तो जब डायरेक्शन सेम होगा, इफ डायरेक्शन सेम, तब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन लेंगे। इफ डायरेक्शन अपोजिट, तो हम कौन सा साइन लेंगे, निगेटिव साइन। ठीक, किसके साथ पॉजिटिव, किसके साथ निगेटिव, इन दोनों करंट का पॉजिटिव, इन दोनों का पॉजिटिव, इन दोनों का निगेटिव लेंगे। ठीक, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण बीच में आप माइनस साइन लगा देंगे, सेम डायरेक्शन होने के कारण दोनों बीच में प्लस लगा देंगे। यानी कि इस केस में जब जाएगा, इसको हम यही लिख देते हैं, अगर पॉजिटिव केस होगा तो उस केस में कैसे लिखाएगा, I1 प्लस I2 लिखाएगा। कब केस में, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। सेम का मतलब
ये भी 2 से 5 आ रहा है और ये भी 2 से 5 आ रहा है, मतलब जब ये एरो इधर ना होकर कर करके ऐसे होता, तो इसका एरो ऐसे बनने का मतलब ये भी 2 से 5 रहा है, तो जब 2 से 5 ये भी आ रहा है, 2 से 5 ये भी आ रहा है, तो उस केस में I1 प्लस I2 लिखेंगे। लेकिन अभी के केस में क्या है कि I1 2 से 5 है, लेकिन I2 किधर है 5 से 2 है, तो उस केस में ये इसके लिए हो गया इफ डायरेक्शन अपोजिट देन यूज निगेटिव साइन। ठीक, तो निगेटिव साइन किस तरीके से, या तो I1 माइनस I2 होगा या तो I2 माइनस I1 होगा, दो केस आ जाएगा इसमें, या तो I1 माइनस I2 होगा या तो I2 माइनस I2 होगा, I1 माइनस I2 या तो I2 माइनस I1 होगा। तो I1 माइनस I2 किस डायरेक्शन में होगा और I2 माइनस I1 किस डायरेक्शन में होगा, जो पहले लिखेंगे उसी के डायरेक्शन में आपका आंसर होगा। पहले क्या लिखें I1 का डायरेक्शन क्या है R2 के लिए 2 से 5 है, यानी कि ये 2 से 5 के डायरेक्शन में है आंसर आपका। ठीक, और जब आप I2 माइनस I1 करेंगे निगेटिव तो लगेगा दोनों केस में, अपोजिट डायरेक्शन में, या तो I1 मतलब या तो ये I1 माइनस I2 होगा या तो I2 माइनस I1 होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में आप आंसर कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा, जो पहले लिखे उसके डायरेक्शन में आंसर कर रहे हैं। अगर पहले I1 लिखे हैं तो I1 का डायरेक्शन यहाँ चेक कर लेंगे फिगर में कि I1 का डायरेक्शन क्या है 2 से 5, यानी कि आंसर आप 2 से 5 के डायरेक्शन में कर रहे हैं। अब इस केस में क्या लिखे हैं I2 माइनस I1, तो I2 अब आपको I2 माइनस I5 में I2 का डायरेक्शन देख लेना, तो I2 का डायरेक्शन क्या होगा ऐसे चलेगा तो 5 से 2 चलेगा, यानी कि इसका जो इस आंसर का जो डायरेक्शन होगा वो 5 से 2 के में होगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या आएगा, अगर इस केस में प्लस 10 आएगा तो इसमें माइनस 10 आएगा, अगर इस केस में प्लस 10 एम्पियर आ रहा है तो इस केस में माइनस 10, अगर इस केस में माइनस 10 आ रहा है तो इस केस में प्लस 10 एम्पियर, बस इतना सा ही आपका जरा सा अंतर आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि कॉमन रजिस्टर वाला बार बार विशेष ध्यान दिलाया जा रहा है इस मेथड में कि कॉमन रजिस्टर को पहचानना है। कॉमन रजिस्टर वो रजिस्टर हैं जो दो मेष के बीच में कनेक्ट हैं, और कॉमन रजिस्टर हमेशा दो करंट कैरी करेगा। तो जब भी कॉमन रजिस्टर के करंट कॉमन रजिस्टर में फाइनल करंट का आंसर करना होगा, हमको फाइनल करंट का आंसर करना होगा, तो हमने बताया दो केस आएगा, या तो अगर डायरेक्शन सेम होगा तो पॉजिटिव का केस आएगा, यानी कि I1 प्लस I2 हो जाएगा ये दोनों करंट। अगर दोनों करंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक केस में या तो I1 प्लस I1 माइनस I2 होगा, दूसरे केस में I2 माइनस I1 होगा। इस तरीके से आपको पहचानते हुए आंसर करना है, और उसके बगल में आपको डायरेक्शन बता देंगे, तो आपको ज्यादा एग्जामिनर को इजी हो जाएगा कि आपकी बातों को समझने के लिए। बस डिफरेंस इतना होगा कि अगर एक केस में प्लस 10 आ रहा है तो दूसरे में माइनस 10 आएगा, एक केस में माइनस 10 आ रहा है तो दूसरे केस में प्लस 10 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे ही आप हम बात यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले नेक्स्ट टाइप 2 हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।